हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यश महेश्वरी एज यू ऑल नो। तो यहाँ पे क्लास 12th का जो मैंने बोला था कि स्पेसिमेन पेपर के लिए एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था और वहाँ पे रिस्पांस आया कि आप सर स्पेसिमेन पेपर डाल दीजिए मैथ्स का आईएससी क्लास 12th का, और उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी बताइए विद एक्सप्लेनेशन। सो यहाँ पे इस वीडियो में यही कवर करने जा रहा हूँ। सो जल्दी से चलते हैं टॉपिक पे। सो दिस इज द स्पेसिमेन पेपर क्लास 12th का जो आईएससी बोर्ड के द्वारा दिया गया है। दिस इज फॉर मैथमेटिक्स क्लास 12th। नाउ इन दिस पेपर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया है, सो जो फॉर्मेट पहले आ रहा था उससे अभी जो लेटेस्ट फॉर्मेट है वो चेंज है। सो इस स्पेसिमेन पेपर में जो मैक्सिमम मार्क्स है दैट इज आउट ऑफ 80। सो ये 80 के हिसाब से है, रिड्यूस्ड सिलेबस जो आईएससी ने दिया है उसी के हिसाब से है। सो दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 80 मार्क्स। इसमें देखिए 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए कंपल्सरी पार्ट होता है, सेक्शन बी और सी में से दोनों में से आपको एक करना होता है, आइदर सेक्शन बी और सेक्शन सी। बेसिकली सेक्शन बी इज फॉर साइंस स्टूडेंट्स एंड सेक्शन सी इज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, पर ऐसा कंपलसरी नहीं है। सेक्शन सी साइंस वाले भी कर सकते हैं क्योंकि सेक्शन सी थोड़ा ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है दैट इज ऑफ 65 मार्क्स एंड सेक्शन बी एंड सी इज ऑफ 15 मार्क्स ईच। सो 65 प्लस 15 करेंगे तो टोटल 80 मार्क्स आएगा। इस पेपर को करने का जो टोटल टाइम है दैट इज 3 आवर्स। तो आपको पेपर में स्पीड बना के रखनी होगी, तभी ये पेपर टाइम पे खत्म कर पाएंगे, वरना पेपर छूटने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, सो आई एडवाइस यू कि आप अपनी स्पीड पे भी वर्कआउट करना स्टार्ट कर दें क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अब देखिए इसमें दिया है यहाँ पे इंटरनल चॉइसेस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्क्स। सो 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के दो क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस दी हुई हैं। सिमिलरली सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, इसमें इंटरनल चॉइस है, एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, इसमें इंटरनल चॉइस है। तो सेक्शन बी और सेक्शन सी में सेम है। 2 नंबर और 4 नंबर के जो क्वेश्चन है उनमें एक इंटरनल चॉइस है, वेयर एज सेक्शन ए में 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, दो जो जिसमें इंटरनल चॉइसेस गिवन है। इंटरनल चॉइस में से एक क्वेश्चन करना है। Now let's start with section A. So section A, as I told you, is of 65 marks. So the first question in section A, ये भी format change हो गया। Now this format is same to same as CBSE का format। तो CBSE में भी यहाँ पे multiple choice questions introduce किए गए हैं। सेम यहाँ पे ISC ने भी वही चीज फिर से कॉपी की है कि शुरुआत जो है क्वेश्चंस की वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे। सो देयर आर 15 क्वेश्चन, 15 ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। सो टोटल 15 मार्क का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं, कुछ क्वेश्चन में 1 वर्ड आंसर है, वो डायरेक्टली आपको वहां पे फिल कर देना है। सो क्वेश्चंस किस तरीके से हैं और आंसर्स क्या क्या हैं अब ये देखते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए सबसे पहले कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3। ये जो साइन लगा है ये गड़बड़ है, ये यहाँ पे कोलन होना चाहिए, ये रॉन्ग है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। फॉर y ग्रेटर देन 5, ठीक है। कह रहा है कि ऐसा रिलेशन दिया है x और y के बीच में जहां पे x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3। कह रहा है बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये समझते हैं यहाँ पे। तो मैं अपना सॉल्यूशन खोल लेता हूं। सो मैंने अपना ये पेपर जो है सॉल्व कर दिया है आपके लिए। सो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3 वॉज द फंक्शन। यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए ये सेमीकोलन है और दिया है y इज ग्रेटर देन 5। तो y की वैल्यू 5 से ज्यादा होनी चाहिए। तो y की वैल्यू 5 से ज्यादा होनी चाहिए। अब देखिए ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। सो ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शंस में y की वैल्यू 5 से ज्यादा होनी चाहिए। वेयरएज जब हम लोग ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो देखिए ये जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट नंबर्स आर रिप्रेजेंटिंग x, सेकंड नंबर्स आर रिप्रेजेंटिंग y। सो y शुड बी ग्रेटर देन 5। यहाँ पे ग्रेटर देन 5 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे 5 है पर ग्रेटर देन 5 नहीं है। सो द ओनली ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी 9,6 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सो कह रहा है इफ a इज 1 2 3 b इज x कॉमा y, एक सेट a है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है, b में x y एलिमेंट्स है। कह रहा है देन द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन 2 बार पूछा है पेपर में। सो मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम, मतलब सेम टू सेम का मतलब है क्वेश्चन का टाइप आएगा बोर्ड में, तो इसको बिल्कुल रट लेना है, इसको समझ लेना है ये होगा कैसे। a एक सेट दिया है, b एक सेट दिया है। कह रहा है बताइए नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b, a से b में कितने नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे। सो इसका एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला होता है, बस उस फॉर्मूले को हमको देखना है। क्या फॉर्मूला होता है देखते हैं यहाँ पे। सो फॉर्मूला है अपना
सेकंड का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है हमारे 3, 1 2 3 दिया है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दिया है एक्स वाई, सो देयर आर 2 एलिमेंट्स। तो सबसे पहले देखना है ए और बी जो दो सेट्स दिए हैं उनमें कितने कितने एलिमेंट्स है। एलिमेंट सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट्स है। सो नंबर ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल टू, नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला होता है अगर ए टू बी पूछ रहा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। आई रिपीट इट अगेन, नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो बी में टोटल यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एंड ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। सो द आंसर इज 2 टू द पावर 3, दैट इज 2 क्यूब विच इज इक्वल्स टू 8। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी में दिया हुआ है हमको 8, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहां पे हम लोग चेक कर सकते हैं ऑप्शन करेक्ट जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी 8। ठीक, सो लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है सिंप्लीफाइड वैल्यूज ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 इज। अब इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगी। नाउ अगेन दिस इज ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। सो इसको कैसे यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा देखिए। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, बस बेसिक अपनी फॉर्मूले याद रखने हैं और उन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पे ये अपना सॉल्व हो जाएगा। सो हाँ जी, आ गया। सो देखिए, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 क्वेश्चन था। सो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, अगर इस पूरी चीज को साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 को इफ वी ट्रीट दिस एज थीटा देन दिस इज साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। नाउ साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा गिव्स अस cos थीटा, सो दिस विल बी cos and this we have treated as theta, so this is sin inverse minus root 3/2। अब साइन इनवर्स माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो हमने यहां पे फिर से फॉर्मूला लगाया, सो ये माइनस बाहर ले लिया, साइन इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस साइन इनवर्स थीटा। नाउ अगेन हियर साइन इनवर्स रूट 3/2। अब साइन की वैल्यू रूट 3/2 किस पे आती है भाई, साइन की वैल्यू रूट 3/2 आती है 60 डिग्रीज पे, और वी कैन से पाई बाय 3। सो दिस गिव्स अस कॉस नेगेटिव पाई बाय 3। नाउ नेगेटिव पाई बाई 3। नाउ अगेन कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये सारी आइडेंटिटीज हमने ITF में पढ़ी हुई हैं, तो जिनको नहीं समझ में आ रहा वो पहले आइडेंटिटी पढ़ो फिर ये समझ में आएगा। सो कॉस माइनस ऑफ थीटा इज गिव्स अस कॉस थीटा, सो दिस विल बी कॉस पाई बाई 3 एंड कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट विच गिव्स अस हाफ एज द आंसर। सो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, जिसका आंसर है 1/2। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब कह रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, सही लग रहा है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन देख के हड़बड़ा के जल्दी जल्दी आंसर मत मार दीजिएगा कि यार पहला दिख गया सबसे अच्छा है। देखिए बहुत बार ये होता है कि ऑप्शंस वाले क्वेश्चन में पहला ऑप्शन ऐसा रखा जाता है जो आपको ब्लफ करने के लिए दिया जाता है। वो आपको लगेगा कि हाँ सही है, वो एग्जैक्टली सही है कि नहीं है उसके लिए आपको चेक करने पड़ेंगे बाकी के भी। ठीक है, सो जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए, बोर्ड्स का पेपर आए, तो आंख बंद करके पहला ऑप्शन देखा और टिक मार दिया नहीं, सारे ऑप्शंस आपको रीड करने। तो पहला ऑप्शन तो सही है, डिटर्मिनेंट इज नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, ये बात सही है। लेकिन आगे देखते हैं, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा भाई, तो ये भी बात हो सकता है सही है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं होता, स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है। थर्ड देखिए, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये वाली बात जो है ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल ट्रू है। सो डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट डेफिनेशन है डिटर्मिनेंट की बुक में अगर देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस फोर्थ क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन सी। कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, Now fifth question says if A is again मैट्रिक्स दी हुई है, स्क्वायर मैट्रिक्स 0 1 1 0, कह रहा है A स्क्वायर बताइए। तो बहुत आसान है, क्लास 9th में 10th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं मैट्रिसेस, ISC ICSC वाले। सो क्या करना है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है। जब इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को मिल जाएगा ऑप्शन बी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। सो दिस आंसर, फिफ्थ का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैंने सॉल्व करके वैसे दिखाया है, अभी मैं आपको दिखा देता हूं, समझ में आ जाएगा। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स दिया, कह रहा है के की कौन सी वैल्यू के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखिए यहां पे समझते हैं इसको। सो इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर डिटर्मिनेंट, जिसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स,
ठीक है। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 के बराबर आती है तो उस केस में हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सो यहां पे मैंने लिखा है ऑप्शन सी, सिंस डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, नहीं ये तो हो गया, अच्छा ये वाला था, देखिए दिस वाज सिक्स्थ पार्ट। हाँ, सो यहां पे हमने क्या किया, ये जो हमारी मैट्रिक्स दी थी 1 2 k 6, इसका हमने डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगी यहां से 6 माइनस 2k, और क्योंकि यहां पे डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देयरफॉर द डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो एक ही कंडीशन होती है, जब डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होती है। तो हमको पता है कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्वेश्चन में दिया है, देयरफॉर इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ गई 3, सो दिस इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी आंसर इज 3, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो यहां पे कह रहा है आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एट 1,1। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि नॉर्मल का स्लोप बताइए एट 1,1 और एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सो अगेन डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा, सिंपल सा, आपको पता है कैसे करना है। सो क्या करना है, सबसे पहले हमको स्लोप निकाल लेना है, किसका, टैंजेंट का, इस कर्व के। तो इस कर्व के टैंजेंट का स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए, तो ये हमारा फंक्शन दिया हुआ था, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x ताकि हमको टैंजेंट का स्लोप मिल जाए। तो यहां से आ गया 2x प्लस 3y y डैश प्लस 2y y डैश इज इक्वल टू 0। अब यहां तक डिफरेंशिएशन आपको आ गया होगा, ठीक। सो डिफरेंशिएट किया, इसको 0 के बराबर पुट कर दिया क्योंकि 5 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, ठीक है। सो यहां से हमने y डैश की वैल्यू निकाली, तो y डैश की वैल्यू आ गई माइनस 2x अपॉन 3 प्लस 2y। Now this y dash is what? This y dash is slope of tangent, ठीक है। ये tangent का स्लोप है, लेकिन हमको किसका स्लोप निकालना है, हमको नॉर्मल का स्लोप निकालना है। अब हमको पता है कि नॉर्मल और टैंजेंट के स्लोप के बीच में रिलेशनशिप होता है। क्या रिलेशनशिप होता है कि जो स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू द स्लोप ऑफ टैंजेंट, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहां पे लगाई। सो इसलिए अगर ये -2x अपॉन 3 प्लस 2y है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसका रेसिप्रोकल। सो इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया और जो ये नेगेटिव था ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो हमने बचपन वाली प्रॉपर्टी लगाई कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। तो यहां पे उस प्रॉपर्टी के थ्रू हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिया। अब कह रहा था कि भाई 1,1 पॉइंट पे निकालो। सो द वैल्यू ऑफ x एंड y वाज गिवन। So what we have done is we have substituted the value of x as 1 and y as 1. So we got 5/2. So 5/2 was option number B. तो यहां से आ गया अपना ऑप्शन B as the correct answer. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं 8th पार्ट पे। 8th पार्ट क्या है भाई, क्वेश्चन देखते हैं 8th पार्ट यहाँ पे। So 8th part is okay. So 7th का आंसर आ गया 5/2 which was option B. ठीक है, देखिए कंफ्यूज करने के लिए -2/5 भी दिया है। अगर आप डायरेक्टली सिर्फ डिफरेंशिएट करके वैल्यू रख देंगे तो -2/5 आएगा, विच इज अगेन रॉन्ग, क्योंकि यहाँ नॉर्मल का निकालना था, टैंजेंट का नहीं निकालना था। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, आसान, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लॉजिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th पार्ट, द फंक्शन fx x³ - 3x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। अब यहां बताना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पे है ये फंक्शन। सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हमने सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करने के बाद वेवी कर्व बनाना है। तो हमारे पास जो फंक्शन था ये fx इज इक्वल टू x³ - 3x, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया 3x² - 3, इसको 0 के बराबर रख दिया टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से हमने 3x कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिया, सॉरी। सो ये आ गया x² - 1। Now x² - 1 can further be written as, can be factorized as x plus 1 into x minus 1. So this is 3 times x plus 1 into x minus 1 which is equals to 0. From here we'll get the value of x as -1 and +1. So हमने क्या किया, एक लाइन बनाई, -1 पॉइंट को प्लॉट किया, +1 पॉइंट को प्लॉट किया ऑन आर नंबर लाइन, और फिर हमने वेवी कर्व बनाया जो हमने क्लास 11th में करना सीखा था, वेवी कर्व वाला, ठीक है। सो वेवी कर्व बनाया, राइट हैंड साइड से ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन अपने को सब्सटीट्यूट करने हैं। सो सबसे पहले यहां रखा प्लस, फिर यहां रखा माइनस और फिर रखा प्लस।
तो हमको निकालना था डिक्रीजिंग वाली सिचुएशन कहां पे आ रही है। डिक्रीजिंग का मतलब होता है नेगेटिव साइन, माइनस। अगर इंक्रीजिंग पूछता तो हम लोग प्लस साइन को चेक करते, यहां पे डिक्रीजिंग पूछा था तो इसलिए माइनस साइन। सो माइनस कहां से कहां तक आ रहा है, -1 से 1 के बीच में आ रहा है। पर क्वेश्चन में सिर्फ डिक्रीजिंग नहीं पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब होता है वहां पे हम इक्वल टू का साइन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में, हाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में नहीं, ये आंसर मैंने गड़बड़ लिख दिया। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में इक्वल टू का साइन नहीं होता है। सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में इक्वल टू का साइन नहीं होगा। सो यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे, कहां गया, हाँ जी देखिए, -1 से 1 एंड -1 से 1, इसमें इक्वल टू का साइन है और इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। देयरफॉर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि -1 और 1 पे वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं आएगा। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए -1 से 1 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए एक्स की। सो द ऑप्शन इज ऑप्शन ए। यहाँ पे जो मैंने सॉल्व किया उसमें ऑप्शन बी लिखा है, गलत कर दिया है, दिस इज शुड बी ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 से π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू निकालिए इस फंक्शन की। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए भाई हमको पता है कि देखिए साइन का जो फंक्शन होता है वो 0 से π/2 की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं तो वो वैल्यूज क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो साइन का जो ग्राफ होता है वो ऊपर की तरफ जाता है 0 से π/2 के बीच में, और कॉस का जो ग्राफ होता है वो नीचे की तरफ जाता है। ये डिक्रीज होती हैं वैल्यूज फ्रॉम 0 टू π/2। तो सेंट्रल वैल्यू पे साइन और कॉस की जो मिडल वैल्यू होती है दैट इज π/4 पे 45 डिग्री पे दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पे अगर 45 रखा जाए तो साइन 45 प्लस कॉस 45 कितना आ जाएगा, साइन 45 इज 1/√2, ये भी आ जाएगा 1/√2। तो यहां से आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, √2। सो 1/√2 प्लस 1/√2 करेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमको देगा विच इज इक्वल्स टू √2। ठीक है, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो द मैक्सिमम वैल्यू इज √2। यहां पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 10th पार्ट पे आ जाते हैं। कह रहा है इफ probability of an event A is 4/5, probability of A intersection B is 7/10, then they are asking to find the conditional probability of P B/A। B/A का मतलब क्या हो गया, probability of B when A has occurred। तो यहां पे हमको डायरेक्टली अगेन फॉर्मूला लगाना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा यहाँ पे। सो घबराने की कोई बात नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। दिस इज 10th पार्ट। ओके, ये 8th पार्ट था। इसके बाद आ जाते हैं, ये था 9th पार्ट। सो अगर सॉल्यूशन आपको देखना है तो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे शेयर भी कर दूंगा आपको, इसके नीचे लिंक डाल दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप सॉल्यूशन को डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास, ताकि आपके पास ये सॉल्यूशन रहे अगर आपको कोई भी तकलीफ हो रही है तो। सो पी B/A की अगर हम लोग बात करें, B/A निकालना था तो इसका फॉर्मूला लगाया PA इंटरसेक्शन B अपॉन, जो बाद में आता है वो डिनोमिनेटर में रहता है PA। सो दिस इज इक्वल्स टू PA इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी दी थी 7/10, PA की प्रोबेबिलिटी दी थी 4/5। इसको सिंप्लीफाई किया, सो द आंसर इज 7/8 विच इज ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन डी का आंसर आ गया 7/8। ठीक है, अब फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 11th पार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो अगेन दिस इज सेम एज जो अभी हमने क्वेश्चन किया था। कह रहा है राइट टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट A टू सेट B वेयर A इज 1 2 3 एंड B इज PQRS। तो देखिए क्वेश्चन वही था, वहां पे 1 2 3 था, BXY था, यहाँ पे B को कर दिया PQRS। ठीक है, सो क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है स्पेसिमेन पेपर में, यानी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, आएगा ही आएगा, तो इसको बिल्कुल रट लेना है। सो अभी मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है B में जितने एलिमेंट्स हैं उसकी पावर A में जितने एलिमेंट्स हैं। तो B में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, और A में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। सो 4 की पावर 3 इज द आंसर। 4 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 की पावर 3 आ जाएगा 64। सो द करेक्ट आंसर इज 64 टू 11th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। So again, total number of functions from A to B is number of elements in B to the power number of elements in A, 4 to the power 3, that is 64. Coming to the 12th part, अब 12th पार्ट में क्या कह रहा है, तो 12th पार्ट का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि 12th पार्ट में क्या है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई क्वेश्चन पे चलो। हाँ जी, कह रहा है इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। कह रहा है डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 4 है।
कह रहा है राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट -2a। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन सीबीएसई में भी बहुत पूछा जाता है और आईएससी में भी आएगा ही आएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं बोर्ड्स के पेपर में। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को भी करना है अपने को। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं इसको किस तरीके से कर सकते हैं। सो अगेन इसका एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला होता है, बस वो फॉर्मूला याद रखना है और उसके बेसिस पे हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज 12th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो हियर इट गोज, n की वैल्यू 3 दी है। n क्या मतलब है यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी दी थी? 3। सो द वैल्यू ऑफ n इज 3। हमको वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट -2a। सो इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली क्या? इसका फॉर्मूला होता है जो भी आपके a के आगे नंबर दिया है उसकी पावर n, यानी उसकी पावर जितना भी ऑर्डर है मैट्रिक्स है। सो -2 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a। दिस इज द ओनली छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला। सो -2 की पावर n, -2 की पावर n इज 3। सो -2 की पावर 3 इज 8 एंड डिटर्मिनेंट a की वैल्यू दी है 4, 8 4 जा 32। सो द आंसर इज -32। ठीक है, सो यहां से आंसर आ जाएगा -32। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री वाला क्वेश्चन आता ही आता है, उससे क्वेश्चन आया है। सो ये भी जरूर आएगा इस तरीके का क्वेश्चन। सो बिल्कुल इसको रटना है, समझना है, गलती नहीं करनी है। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमको दे दिया है। कह रहा है सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है। सो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएटेड फंक्शन है वही उसका ऑर्डर होता है। तो ये एक बार डिफरेंशिएटेड है, ये 2 बार डिफरेंशिएटेड है, दिस इज 3 बार डिफरेंशिएटेड, देयरफॉर द ऑर्डर विल बी 3। डिग्री की बात करें, डिग्री क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है जो ऑर्डर है उसकी मैक्सिमम पावर। सो यहाँ पे ऑर्डर क्या है अपना था 3 टाइम्स 3 था ऑर्डर, और क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएटेड है तो इसकी पावर कितनी है? 2। सो डिग्री हो गई 2। सो 3 + 2 आंसर इज 5। सो इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 5। ऑर्डर एंड डिग्री का सम कर दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं, 14th पार्ट। कह रहा है A and B appeared for an interview for 2 vacancies. The probability of A's selection is 4/5, B's selection is 1/3. कह रहा है find the probability that none of them will be selected. बताइए, A के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 4/5, B के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। कह रहा है बताइए कोई भी सेलेक्ट ना हो। कोई भी सेलेक्ट ना हो मतलब A भी सेलेक्ट ना हो एंड B भी सेलेक्ट ना हो। ठीक है, सो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं जो मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी में, उसके हिसाब से अगर आप करेंगे तो ये आराम से आ जाएगा। देखते हैं कैसे होगा ये। सो 14th पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी है 4/5, बी दी है 1/3। हमको निकालना क्या है? ए भी सेलेक्ट ना हो एंड बी भी सेलेक्ट ना हो, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन बेसिकली। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? 1 में से इसको माइनस कर देंगे। सो 1 - 4/5 इज 1/5 एंड 1 - 1/3 इज 2/3। सो 1/5 इंटू 2/3 विल गिव अस 2/15। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि कोई भी सेलेक्ट ना हो। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं फिर से नेक्स्ट वाले पार्ट में अपने प्रोबेबिलिटी के। नेक्स्ट 15th पार्ट जो है उसमें अगेन प्रोबेबिलिटी है। कह रहा है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट पी ए इज 1/4, पी बी इज 2/3। कह रहा है फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी। अब याद करिए इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में क्या होता था, क्लास 11 में पढ़ा था, अगर 2 इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो डायरेक्टली 1/4 और 2/3 को मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा 1/6। सो 15th का आंसर आ जाएगा अपना 1/6। देख लेते हैं यहाँ पे यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो दिस इज, खुल जा भाई, हाँ 1/4 इंटू 2/3 इज 1/6। ठीक है, सो यहाँ से अपना ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा हो गया है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं अब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में जो 15 पार्ट्स थे वो सारे के सारे हमने कर लिए। अगर आप सारे के सारे 15 पार्ट्स कर लेंगे तो आपको यहाँ पे पूरे एक नंबर सब पे मिल जाएगा। सो 15 मार्क्स। सो इट इज वेरी इजी टू स्कोर दीज 15 मार्क्स। तो इनको आराम से शुरुआत में 15 मिनट जो मिलते हैं ना उसमें भी आराम से कर सकते हैं, उसमें समझ सकते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बताया था 2 नंबर के 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी। अब ये इंटरनल चॉइसेस अगर आप ध्यान से देखिए तो ये इंटरनल चॉइसेस पहले क्या होता था आईएससी में अलग अलग चैप्टर से दी जाती थी, लेकिन इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो दोनों एक ही चैप्टर से हैं। इसका मतलब कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते हैं, सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। सीबीएसई में पहले से ऐसा होता था, आईएससी ने अब की बार से ऐसा कर दिया है। ठीक है, कह रहा है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये पहला फंक्शन दिया है। दूसरे में भी हमको dy/dx निकालना है। तो दोनों में से जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं। मैंने दोनों के दोनों समझाए हैं। यहाँ पे ऑप्शनल वाला क्वेश्चन भी सॉल्यूशन में दिया है ताकि
किसी को कोई भी डाउट ना रहे किसी भी प्रकार का, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो हमको फंक्शन दिया है cos इनवर्स √1 माइनस cos x बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन करना है। सो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी देखी 1 माइनस cos 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। सो ये आइडेंटिटी क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, उस आइडेंटिटी का यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया। सो 1 माइनस cos x विल गिव अस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अगेन अंडर रूट साइन स्क्वायर x बाई 2, तो साइन स्क्वायर से ये कैंसिल आके यहाँ से आ गया साइन x बाई 2। नाउ दिस इज cos इनवर्स, अंदर साइन x बाई 2, बाहर cos इनवर्स है, अंदर साइन है। हमारा धर्म ये है कि हम इस साइन को कन्वर्ट करें टू cos। Now how to convert this sine into cos is we can write it as cos pi by 2 minus x by 2. So this is cos inverse cos pi by 2 minus x by 2. So cos inverse से cos gets cancelled, pi by 2 minus x by 2. So basically हमारा जो फंक्शन है वो हमने नन्ना मुन्ना सा श्रिंक करके उसको आसान सा लिख लिया as pi by 2 minus x by 2. Now we can differentiate this function. Now since pi by 2 is a constant term, so the differentiation will be equal to 0. Minus x by 2 का differentiation आ जाएगा minus 1 by 2. So the answer is minus 1 by 2. Simple. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा जो क्वेश्चन था, जो ऑप्शन में था, वो भी मैंने यहाँ सॉल्व किया है और के फॉर्म में। सो द फंक्शन वाज गिवन एज x is equals to 80 square, y is equals to 280. They were asking us to find dy by dx. So what we did is we differentiated the first function with respect to t, we got dx by dt. Then we differentiated the second function again with respect to t, we got dy by dt. Now we had to find dy by dx, so we have divided, this is let's say first and this is second, so dy by dt divided by dx by dt. So 2a divided by 280, so 2a gets cancelled with 2a, so we are left with 1 by t. So that is the simple answer. ठीक है, so दोनों में से जो भी आपको इजी लगे आप दोनों में से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको एग्जाम में क्या स्ट्राइक करता है, कौन सा पार्ट ज्यादा आसान लगता है। अच्छा, एक और बात, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो रैम्बो बनने की कोशिश करते हैं कि भाई हम जंगल में घुस जाएंगे और सबको मार देंगे। रैम्बो नहीं बनना है यहाँ पे हमको। पेपर में जो आसान क्वेश्चन होना, जो आसान पार्ट हो उसी को सॉल्व करना, रैम्बो मत बन जाना। ये मत सोचने लगना कि नहीं मुश्किल वाला पार्ट जो है वही पहले कर लेंगे, हम बहुत बड़े 30 मार्क खाएं, मुश्किल वाला करेंगे, आसान तो सभी करते हैं। ये मत सोचिएगा, आसान पार्ट करिएगा प्लीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन, शो दैट द फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल, मतलब x की वैल्यू भी नेचुरल है, y भी नेचुरल है, इनपुट भी नेचुरल है, आउटपुट भी नेचुरल है। डिफाइंड बाय द फंक्शन fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3 फॉर ऑल, ये साइन होता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो x यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है। इज 1 फंक्शन बट नॉट ऑन टू फंक्शन। कह रहा है बताइए ये जो फंक्शन है ये 1 तो है पर ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब ये 1 और ऑन टू वाले वैसे हम लोग क्लास 11th में भी कर चुके थे, फिर से देख लेते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है 1 ऑन टू को प्रूफ करने के लिए। 1 का मतलब क्या होता है, फॉर एवरी इनपुट देयर शुड बी ओनली 1 आउटपुट, सो दैट इज 1, ठीक है। सो इसको यहाँ पे देखिए हमने कैसे प्रूफ किया। तो 1 प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी फंक्शन दिया होता है उसमें हम लोग मान लेते हैं लेट fx1 इज इक्वल्स टू fx2, ये कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं। अगर इस कंडीशन को रखने के बाद x1 x2 के बराबर आ जाता है तो हम लोग कह देते हैं दैट द फंक्शन इज 1। So we have supposed that fx1 is equals to fx2, so that means 5x1 minus 3 will be equal to 5x2 minus 3. Again minus 3 gets cancelled out with minus 3, similarly 5 gets cancelled out with 5, so we are left with x1 is equals to x2. So if fx1 is equal to fx2 and we got x1 equals to x2, that means fx is 1. So we have proved this, that the function is 1. Now we have to prove whether the function is on to or not। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, सॉरी। हाँ, फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑन टू का मतलब होता है फॉर एवरी y देयर शुड बी एन x, हर y के पास कोई ना कोई x होना चाहिए, मतलब हर आउटपुट के लिए कोई ना कोई इनपुट होना चाहिए। ऐसा कोई आउटपुट नहीं होना चाहिए जो बेचारा अनाथ रह जाए, ठीक है। दैट इज ऑन टू। सो ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो फंक्शन हमको y के टर्म्स में दिया था उस फंक्शन को अब हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ x, और फिर हम लोग यहाँ पे चेक करके देखेंगे कि y अगर नेचुरल रख रहे हैं तो x भी नेचुरल आना चाहिए। अगर आता है तो ऑन टू है, अगर नहीं आता है तो ऑन टू नहीं है। तो हमने क्या किया, वी हैव कैलकुलेटेड x इन टर्म्स ऑफ y। नाउ सिंस इफ यू विल पुट एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर इन प्लेस ऑफ y, लेट्स से 1, अगर 1 यहां रखते हैं तो 1 + 3 कितना होता है 4, 4/5। 4/5 नेचुरल नंबर है, नहीं है। 4/5 is not a natural number, so we have written for all y belonging to natural number, x will not belong to natural number। अगर y नेचुरल नंबर होगा तो x यहाँ पे सारी y की वैल्यूज के लिए नेचुरल नंबर नहीं होगा,
इसलिए द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं रिलेशन फंक्शन भी कवर करूं आपके लिए तो कमेंट में जरूर नीचे लिखिएगा, फिर अगर अच्छे कमेंट्स आएंगे और लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा उसको बोला कि हाँ पढ़ाओ तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म का भी वीडियो बनाना है, देखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म का नाम लिया और क्वेश्चन आ गया। सो अगर इसका भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में डालिएगा, इसका भी वीडियो आपके लिए ले आऊंगा बहुत आसानी से, बहुत आसान चैप्टर है, मजे से होता है क्वेश्चन। सो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म का क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 8 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x अपॉन 4x। नाउ जब आप यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 पुट करके देखेंगे, सो 8 टू द पावर 0 इज 1, 4 टू द पावर 0 इज 1, 0, so the form is 0 by 0. Now, whenever we have a 0 by 0 form, so we use the L'Hopital rule. Now, according to the L'Hopital rule, what we do is we differentiate the numerator separately and the denominator separately. So, we'll differentiate 8 to the power x minus 4 to the power x and then 4x. So, 8 to the power x will be differentiated. So, I have used the formula dy dx of a to the power x gives us a to the power x log a. So this is the basic formula of the differentiation जो हमने यहाँ पे यूज किया है। So 8 to the power x का differentiation will give us 8 to the power x log 8 minus 4 की power x का will be 4 to the power x log 4 divided by, now 4x का differentiation will give us 4 for limit x tending to 0. Now we'll substitute the value of x tending to 0. तो जब यहाँ पे 0 रखेंगे 8 की power 0 something to the power 0 it gives us 1. So this is log 8 minus log 4 upon 4. So this will be equal to again log m minus log n. Log m minus log n gives us log m by n. So log 8 by 4 that is 2 upon 4. So log 2 by 4 will be the correct answer. Now if you want to calculate the answer in decimal form then you can use your calculator. ISC बोर्ड में calculator allowed है तो मस्त यूज कीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। ये आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है इंटीग्रेट करिए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स dx को। तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, सेक को नीचे ले गए, कोसेक को ऊपर ले गए, तो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। नाउ इंटीग्रेट करना था, 2 नंबर का सवाल है, देखिए बहुत इजी सा आया है। तो साइन अपॉन कॉस होता है टैन, सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर एक्स dx। अब टैन स्क्वायर का क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, व्हाट वी डू इज हम इसको आइडेंटिटी की हेल्प से सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में चेंज कर लेते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया tan x और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x। सो द आंसर इज tan x माइनस x प्लस c। दिस वाज अ वेरी चिंटू लोलू क्वेश्चन। नाउ ऑप्शनल पार्ट देख लेते हैं इसका। ऑप्शनल पार्ट में क्या कह रहा है, सो ऑप्शनल पार्ट में यहाँ पे कह रहा है, फिर से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करके इंटीग्रेशन करना है। सो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल पढ़ना है आपको ध्यान से। सो क्वेश्चन था इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन टू द पावर 3 बाई 2 एक्स अपॉन साइन टू द पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस टू द पावर 3 बाई 2 एक्स। तो मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला वीडियो देखा है मेरा, तो मैंने बताया अगर कभी भी आपको साइन कॉस मिले और 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो तो आंख बंद करके प्रॉपर्टी लगानी है। कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, ये वाली प्रॉपर्टी, 0 to a fx will be equal to 0 to a f of a minus x dx। तो आपको क्या करना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स रख देना है। तो हमने यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स रखा, नीचे भी पाई बाई 2 माइनस एक्स आ गया, कॉस के साथ भी पाई बाई 2 माइनस एक्स आ गया। नाउ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स विल गिव अस कॉस एक्स, सो दिस इज कॉस 3 बाई 2 एक्स, नीचे आ गया कॉस 3 बाई 2 एक्स, और ये जो कॉस था ये चेंज हो गया इंटू साइन। नाउ दिस इज इक्वल टू आई, इसको आई के बराबर सपोज कर लिया, इसको भी आई के बराबर सपोज कर लिया, फिर क्या किया, दोनों आईज को ऐड कर दिया, वी गॉट 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। सो देखिए नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम यही आएगा, ऊपर के न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। सो साइन एक्स टू द पावर 3 बाई 2 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 3 बाई 2 अपॉन साइन एक्स टू द पावर 3 बाई 2 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 3 बाई 2, पूरा कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से पाई बाई 2 में। सो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0 दैट इज पाई बाई 2। सो 2i वॉज इक्वल्स टू पाई बाई 2, सो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 4। सो ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज किया, बिंदास आंसर निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स, कह रहा है इसका सॉल्यूशन बताइए। सो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमको पता है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला कर्तव्य ये होता है, आवर फर्स्ट ड्यूटी इज टू आइडेंटिफाई कि विच फॉर्म ऑफ फंक्शन इज दिस। So first of all we try it by variable separable method. So in variable separable method our duty or our objective is
टू सेपरेट आउट y वाले टर्म्स एक तरफ, x वाले टर्म्स एक तरफ. सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कैलकुलेटेड dy by dx. इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा क्या किया, ये जो लिखा था इसको थोड़ा सा शफल कर लिया, x को आगे ले आए और इस xy को थोड़ा सा पीछे ले गए. सो यहां से अगर हम लोग कॉमन निकालें 1 माइनस एक्स प्लस, यहां से मैंने माइनस, यहां पे मैंने प्लस y कॉमन लिया है. सो दिस गिव्स अस माइनस एक्स प्लस 1. अब देखिए माइनस एक्स प्लस 1 बोलिए या 1 माइनस एक्स बोलिए, बात एक ही है. सो टोटल में से 1 माइनस एक्स को कॉमन ले लिया है, तो यहां पे बचेगा 1 और यहां पे बचेगा y. सो दिस इज 1 माइनस एक्स टाइम्स 1 प्लस वाई. नाउ यहां पे आ जाइए. सो हमने क्या किया, यहाँ पे dy के नीचे y वाला टर्म ले गए और dx को ऊपर ले गए अपने x वाले टर्म के साथ. सो वी हैव सेपरेटेड आउट y's एंड x. So this is integration of dy upon 1 plus y. This is integration of 1 minus x dx. So this will be equal to log 1 plus y and 1 minus x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x का डिफरेंशिएशन हो गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस c. सो ये अपना आंसर है, सिंपल सा प्यारा सा. ठीक है, बस यहाँ पे छोड़ देंगे, पूरे नंबर मिलेंगे. अच्छा, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर अगर लॉग आ रहा है तो कभी कभी पीछे बुक में जब आंसर चेक करते हैं तो यहाँ पे लॉग c दिया होता है. तो देखिए c कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू का अगर आप लॉग लेंगे तो वो भी कांस्टेंट होगा. ठीक है, तो अगर आप इसको लॉग c के फॉर्म में लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, अगर c के फॉर्म में भी छोड़ेंगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेने का. ठीक, मस्त रहने का, इंजॉय करने का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया है tan इनवर्स हाफ इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स 4 बाय 5. हमसे कह रहा है यहाँ पे कि क्या कह रहा है पता नहीं, क्वेश्चन देखते हैं एक बार. प्रूफ करने के लिए है क्वेश्चन. तो ये वाले क्वेश्चन हमने निपटा दिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी निपटा दिया, क्वेश्चन नंबर 7. अच्छा, प्रूफ दैट, प्रूफ करना है दैट tan इनवर्स 1 बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स 4 बाय 5. दिस इज अगेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन. ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. यहाँ पे देखिए, इसको समझिए. सो हमने सबसे पहले क्या किया, ये जो cos इनवर्स 4 बाय 5 था ना, इस cos इनवर्स 4 बाय 5 को हमने क्या किया, इस cos इनवर्स 4 बाय 5 को मैंने थीटा के बराबर ले लिया. ठीक है, सो इसको अगर थीटा के बराबर ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे cos को इधर ले आए तो दिस इज cos थीटा इज इक्वल्स टू 4 बाय 5. अब cos थीटा हमको 4 बाय 5 के बराबर मिल गया है. ठीक है, अब हमने क्या किया, क्योंकि हमको पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. So what we did was we converted cos into tan. So cos 2 थीटा का फॉर्मूला in terms of tan यहाँ पे लगाया है. So this will be equal to 1 minus tan square theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2. Again we have cross multiplied. ठीक है, तो यहाँ से हमने tan एक तरफ ले गए और tan की वैल्यू यहाँ से निकाल ली. So tan थीटा by 2 की वैल्यू आ गई 1 by 3. इसको अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा, आप यहीं पे पहुंचेंगे. नहीं समझ में आता है तो देख लीजिए स्टेप्स. ठीक है, सो tan थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई अपनी 1 बाई 3. इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1. नाउ tan इनवर्स 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2. अब देखिए cos इनवर्स 4 बाई 5 को क्या लिया था हमने, cos इनवर्स 4 बाई 5 को मान लिया था थीटा के बराबर. सो यहाँ पे cos इनवर्स 4 बाई 5 की जगह वी हैव सब्स्टिट्यूटेड थीटा. सो दिस गिव्स अस tan इनवर्स हाफ. अब देखो tan इनवर्स को आप इधर ले जाओ राइट हैंड साइड पे. सो दिस विल बी 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2. ये जो 1 बाय 2 था ना, तो थीटा बाय 2 लिख सकते हैं, बात एक ही है. नाउ tan a माइनस बी विल गिव अस tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लगा दी. अच्छा, जो जो आइडेंटिटी आप लगाएंगे ना वो राइट हैंड साइड पे लिखते जाइएगा ताकि कहीं से भी टीचर आपका कोई मार्क्स काट ना पाए. सो हाफ इज इक्वल्स टू, नाउ द वैल्यू ऑफ tan पाई बाय 4 इज 1. Here also we have substituted 1, so this can be written as 1 minus tan theta by 2 upon 1 plus tan theta by 2. We have already calculated out the value of tan theta by 2, which is equals to 1 by 3. So this becomes 1 minus 1 by 3 upon 1 plus 1 by 3, which gives us half. Now half था हमारा क्या, half तो हमारा LHS था, RHS भी half आ गया. So LHS equals to RHS, hence proved. तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया. ठीक है, सिंपल सा था, थोड़ी सी आइडेंटिटीज यूज हुई थी, बस दैट्स इट. ठीक, बहुत ज्यादा सिंपल भी नहीं था, लेकिन हाँ ठीक था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है अगर x tan 1 बाई ए लॉग y के बराबर है, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2x माइनस ए वाई डैश इज इक्वल टू 0. इस तरीके का क्वेश्चन 100% आएगा. डिफरेंशिएशन का प्रूविंग का क्वेश्चन सीबीएसई में भी हर बार आता है, आईएससी में भी हर बार आता है. तो इस क्वेश्चन को घोट के जाइए. इस क्वेश्चन मतलब इस तरीके के क्वेश्चन सारे करके जाइए, जरूर आता ही आता है, 100% आएगा. ठीक, हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो tan था ना, इसको लेफ्ट साइड ले गए. सो दिस इज tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 बाई a log y. हमको करना क्या, बेसिकली हमको करना ये है
कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा था, तो हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन क्योंकि करना ही हमको पता है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे tan इनवर्स को इधर ले गए। अब tan इनवर्स को जब इधर ले गए तो 1/a था, इस 1/a को भी इधर कर दिया। सो दिस इज a tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू log y। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट किया हमने भाइयों, सो a 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू log y का डिफरेंशिएशन करेंगे, सो 1/y y डैश। सो वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ y डैश एज ya/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमको y डैश की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ पे y डैश के साथ क्या चाहिए था, हमको y डैश के साथ चाहिए था कुछ 2x माइनस a चाहिए, पर अभी तक हमारे पास आया नहीं। कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे y डैश निकाल के अपना काम पूरा कर लिया। अब यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में y डबल डैश भी है तो अगेन वी विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। अब यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो इसी में कर लीजिए, क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन रूल ना लगाना पड़े बिकॉज प्रोडक्ट रूल इज इजियर दैन क्वेश्चन रूल। सो व्हाट वी डिड इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले गए, दिस इज इक्वल्स टू ay। नाउ अगेन वील डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। सो ऊपर हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट रूल लगाया, y डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रोका, y डैश को ठोका मतलब डिफरेंशिएट किया, सो दिस इज y डबल डैश, प्लस y डैश को रोका 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ठोका मतलब डिफरेंशिएट किया, सो दिस इज 2x। सो दिस इज इक्वल टू ay। तो अगर आपने मेरे डिफरेंशिएशन के वीडियोस देखे हुए हैं तो आपको ठोका समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो देखो फिर समझ में आएगा ठोका क्या होता है, ठीक है। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस इसको हम अपन इधर ले आएंगे, सो वाई डैश 2x माइनस ए वाई डैश। अब यहाँ से वाई डैश कॉमन ले लो भाई, सो 2x माइनस ए आ गया। तो जो हमको प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया है, अपने आप हमारा आता चला गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। 9th पे आ जाते हैं। दिस इज इंटीग्रेशन -6 से 3 मॉड ऑफ x प्लस 3 कह रहा है, इसकी वैल्यू निकालिए। अब देखिए इंटीग्रेशन का मॉड वाला मैंने अगेन जब प्रॉपर्टीज बताई थी तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे और बोला था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो मॉड्यूलस इंटीग्रेशन करना है तो प्रॉपर्टी मॉड्यूलस वाली लगेगी। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी थी ये a से b fx dx कैन बी ब्रोकन डाउन एज a to c fx dx प्लस c to b fx dx। तो यहाँ पे हम लोग एक मिडिल वैल्यू के फॉर्म में उसको ब्रेक कर लेते हैं जहां से फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। अब देखिए ये मॉड ऑफ x प्लस 3 है। मॉड ऑफ x प्लस 3 का मतलब क्या है कि ये -3 पे अपनी वैल्यू -3 पे 0 दे देगा, ठीक है। सो -3 से अगर यहां पे कोई छोटा नंबर रखा जाए यानी -4 -5 -6 तो ये जो फंक्शन है ये नेगेटिव वैल्यू देगा, और -3 से कुछ भी बड़ा रखा जाए -2 -1 0 1 2 तो ये जो फंक्शन है विल ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव वैल्यू। अगर ये नहीं समझ में आया है तो मेरा इंटीग्रेशन वाला डेफिनेट वीडियो इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाइएगा, डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी समझाइए, वहां पे इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, वो देखिए आपको समझ में आ जाएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी। सो अगेन इस तरीके का क्वेश्चन आने की संभावना है, सो इसलिए यू हैव टू स्टडी दिस। सो वी हैव ब्रोकन डाउन दिस फंक्शन एज -6 to -3 एंड देन -3 to 3। तो यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है -x प्लस 3 और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, सो x प्लस 3 dx। फिर बस कुछ नहीं करना था, अपने आप को इंटीग्रेट करना था, तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x माइनस साइन बाहर ले लिया, इसको भी यही किया, सो x स्क्वायर प्लस 3x -6 से -3 -3 से 3 ये प्रॉपर्टी लगाई है। उसके बाद हमने फिर से वही वाली बात, क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला फॉर्मूला लगा दिया है, सॉल्व कर दिया है, आंसर आ गया है 81/2, ठीक है। अब इसके साथ एक और ऑप्शन में था, तो जो ऑप्शन था वो भी हम लोग देख लेते हैं नीचे। सो ऑप्शन में क्या है अपने पास ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। अपने को नेक्स्ट पार्ट में अगेन इंटीग्रेट करना था, तो देखिए समझिए यहाँ पे समझने वाली क्या बात है कि अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ऑप्शनल में। ऑप्शनल में अगर पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, दूसरा भी इंटीग्रेशन का, पहला डिफरेंशिएशन का तो दूसरा भी डिफरेंशिएशन का, मतलब कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है वरना फंस जाएंगे, ठीक है। नाउ इसको इंटीग्रेट करना है 0 से पाई x tan x dx अपॉन sec x प्लस tan x। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया हमने, सबसे पहले हमने वही वाली प्रॉपर्टी लगा दी a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी, जो भी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगाई थी, साइन वाला, ठीक है। सो a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगा दी, तो x की जगह हो गया पाई माइनस एक्स, ये हो गया tan पाई माइनस एक्स, दिस इज सेक पाई माइनस एक्स प्लस tan पाई माइनस एक्स। नाउ पाई माइनस एक्स tan पाई माइनस एक्स क्या आ जाता है, ये आ जाता है माइनस tan x, तो मैंने माइनस को बाहर कर दिया है और यहाँ लिख लिया डायरेक्ट tan x, ठीक है, अपॉन सेक पाई माइनस एक्स होता है माइनस सेक एक्स के बराबर, tan पाई माइनस एक्स अगेन माइनस tan x के बराबर। तो पूरा नीचे माइनस है ऊपर माइनस है, तो नीचे माइनस ऊपर माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 0 से पाई माइनस एक्स tan x अपॉन सेक एक्स प्लस tan x। तो माइनस नीचे जो था उसको कॉमन ले लिया, ऊपर जो था दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया इसके बाद हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया,
सो पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x एंड माइनस x tan x sec x प्लस tan x। तो ये दो अलग अलग फंक्शंस के फॉर्म में हो गया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था x tan x अपॉन sec x प्लस tan x, यही तो हमने i के बराबर लिया था, ये तो हमारा क्वेश्चन ही था। सो x tan x sec x plus tan x, this is equals to I, so we have transposed this to left hand side, so minus I goes to left hand side becomes plus I plus I becomes 2I, so this is 2I is equals to pi। अब देखिए पाई क्या है, कांस्टेंट है, पाई को हमने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ अगेन tan x dx अपॉन sec x प्लस tan x, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा नीचे गए हैं, उतनी ऊपर नहीं गए हैं, यहाँ पे है, ठीक है। देखिए सो ये जो था अपना, ये माइनस आई के बराबर आ गया, इस माइनस आई को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, ये 2i आ गया, तो अपना ये आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या किया, देखिए पाई जो था वो कांस्टेंट था, इसको रोक लिया, तो ये हो गया 0 से पाई tan x dx अपॉन sec x प्लस tan x। नाउ अब इसको अभी भी यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, पाई बाहर निकालने के बाद भी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, हमने यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो sec x प्लस tan x था, तो sec x माइनस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमको नीचे दिखाई दे रहा था कि अगर sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बन जाएगा तो दैट इज इक्वल टू बेसिकली 1 के बराबर, तो डिनोमिनेटर यहाँ से हट जाएगा। तो यही हमने यूज किया यहाँ पे, sec x प्लस tan x, sec x माइनस tan x, दिस इज a प्लस b a माइनस b विच गिव्स अस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, so this gives us sec square x minus tan square x and sec square x minus tan square x will give us what 1। तो यहां से आ गया sec x, कहाँ गया भाई, थोड़ा सा जल्दी ज्यादा लगता है कर दिया है डायरेक्टली। अच्छा नीचे नहीं गए हम लोग, हाँ नीचे आ गए फिर हमने, तो ये हो गया sec square x माइनस tan square x, ठीक है, ये 1 के बराबर हो गया, तो यहां से आ गया sec x tan x माइनस tan स्क्वायर x dx। अब इसको अलग इंटीग्रेट कर लो, इसको अलग इंटीग्रेट कर लो, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, और tan स्क्वायर x का फिर से इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं होता है, तो tan स्क्वायर x को हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा एज sec स्क्वायर x माइनस 1। तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया 0 से पाए sec x tan x dx, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किया एज माइनस था, माइनस को बाहर ले लिया, 0 से पाए sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि tan स्क्वायर x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता है। sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाता है sec x, फिर अपर लिमिट रखो पाई, लोअर लिमिट रखो 0, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x माइनस x, फिर से अपर वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही वाला अपने को फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने किया हुआ है ऊपर, सो 2i इज इक्वल टू पाई, sec x आया इंटीग्रेट करके 0 से पाई, यहाँ पे आया tan x माइनस x, 0 से पाई, अपर लिमिट रखी पाई माइनस लोअर लिमिट 0, फिर अपर लिमिट रखी पाई माइनस पाई और लोअर लिमिट 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, सॉल्व करने के बाद आ गया माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से अगर आप पाई कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा -1 प्लस पाई बाय 2। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन की है, छोटी मोटी कैलकुलेशंस हैं, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे फिर से पीडीएफ के फॉर्म में नीचे अटैच रहेगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन पहले, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन समझते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन दो क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑप्शंस के फॉर्म में, कह रहा है बैग ए कंटेन्स 4 व्हाइट बॉल्स 3 ब्लैक बॉल्स, बैग बी कंटेन्स 3 व्हाइट बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम बैग ए एंड प्लेस्ड इन बैग बी। तो 2 बॉल निकाली जा रही है बैग ए से और बैग बी में रखी जा रही हैं। कह रहा है देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग बी। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बैग बी से एक व्हाइट बॉल निकले। मतलब समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन कैसे समझते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने समझाया है। सो बैग ए दिया है, इसमें 4 व्हाइट 3 ब्लैक बॉल्स आर देयर, इन बैग बी वी हैव 3 व्हाइट्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। नाउ दे आर सेइंग 2 balls आर drawn from bag A and put into bag B and then a ball is drawn from bag B. They are asking what will be the probability that the ball taken out is white. White ball आने की क्या probability है। तो देखिए इसमें 2 केसेस बन सकते हैं, क्या क्या कि ये जो दोनों 3 केसेस बनेंगे, सॉरी, दोनों बॉल जो ट्रांसफर की जा रही हैं बैग बी में, या तो ये दोनों व्हाइट होंगी या ये दोनों ब्लैक होंगी, या एक व्हाइट और एक ब्लैक होगी बॉल जो ट्रांसफर की जा रही है। अब उसी के हिसाब से जो बॉलें निकलेंगी, बैग बी से बॉल निकालेंगे, उसी पे डिपेंड करेगा कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो देखिए केस 1 मैंने ले लिया कि 2 व्हाइट बॉल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग ए टू बी, ठीक है। तो बैग ए से बी में जो 2 बॉल जा रही हैं वो केस 1 में दोनों व्हाइट बॉल्स हैं। तो अगर दोनों व्हाइट बॉल्स हैं तो यहाँ व्हाइट बॉल 3 थी पहले से, अब 2 और चली गई, तो टोटल कितनी व्हाइट हो गई 5। तो इस बैग में हो जाएंगी 5 व्हाइट एंड 5 ब्लैक।
अब एक बॉल की निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो देखिए पहले दो को जो मैंने ट्रांसफर किया है, ये दोनों जो ट्रांसफर्ड बॉल हैं व्हाइट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो व्हाइट बॉल कितनी है 4 आउट ऑफ 7, हमको कितनी सेलेक्ट करनी है, हमको सेलेक्ट करनी है 2 बॉलें और दोनों कैसी होनी चाहिए व्हाइट। सो 4 में से 2 बॉल सेलेक्ट कर ली 4C2 तरीके से, टोटल 7 बॉल्स थी, 7 में से C2 कर लिया। सो क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम इनटू, अब यहां से जो ये वाले बैग से बॉल निकाली जा रही है तो यहाँ पे 5 व्हाइट और 5 ब्लैक हो गई। कह रहा है व्हाइट निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5C1 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी 5 5 10 हो जाएंगी, यानी 10C1। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा है, नहीं आता है, सॉरी, अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 12th में नहीं पढ़ा है अच्छे से, 11th में सॉरी, तो देसी तरीके से भी कर सकते हैं। देसी तरीका क्या कहता है कि भाई एक बॉल जो ट्रांसफर की है वो व्हाइट है, तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/7। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दूसरी बॉल जो ट्रांसफर की है वो भी व्हाइट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, अगेन पहले 4 थी, अब एक बॉल निकाल दी तो कितनी बची 3, तो हो जाएगा 3/6। एंड यहां से जो बॉल निकाली जा रही है वो कैसी है व्हाइट, तो टोटल 5 व्हाइट 5 ब्लैक में से एक व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/10। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 1/7 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी 1/7 ही आएगा। तो चाहे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से करो चाहे डायरेक्टली करो, आंसर वही आएगा। नाउ केस 2 इज दोनों बॉल्स जो ट्रांसफर्ड हैं वो दोनों ब्लैक बॉल है। अब देखिए दोनों अगर ब्लैक बॉल ट्रांसफर की गई हैं तो यहां पे देखिए अगेन टोटल कितनी बॉल्स हैं ब्लैक वाली, बैग ए में अपने पास 3 ब्लैक बॉल्स थी, ठीक है, तो 3 में से 2 सेलेक्ट कीजिए 3C2 अपॉन 7C2 इंटू, अब यहां पे व्हाइट कितनी है सिर्फ 3 है, तो 3C1 इंटू 10C1। या तो ऐसे कर लीजिए, या फिर अपना अगर देसी तरीका लगाया जाए तो अगेन ब्लैक बॉल, पहली ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/7, दूसरी हो जाएगी 2/6, फिर उसके बाद यहां से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/10, ठीक है। तो यहां पे हमने यही लिख लिया 3/7 2/6 इंटू 3/10, सो दिस इज 3/70। अब हमारे पास सेकंड केस क्या बन सकता है, थर्ड केस क्या बनेगा, या तो एक व्हाइट है और दूसरी ब्लैक है। अब देखिए इसमें भी 2 केसेस होंगे वैसे तो, पहली व्हाइट दूसरी ब्लैक, या फिर पहली ब्लैक दूसरी व्हाइट, तो ये 2 केसेस बन सकते हैं, इसलिए यहां पे मैंने इनको पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों केसेस को लेने के लिए। तो 1 व्हाइट 1 ब्लैक, तो टोटल व्हाइट कितनी थी 4 थी, आउट ऑफ हाउ मेनी 7, तो 4/7 इंटू ब्लैक कितनी थी 3 अब क्योंकि एक बॉल हमने भाई एक बॉल अपनी निकल गई है तो 7 में से एक तो कम होगी, लेकिन ब्लैक कितनी थी 3, सो ब्लैक की निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/6। इसको 2 से इसने मल्टीप्लाई कर दिया है, क्यों, क्योंकि 1 व्हाइट 1 ब्लैक में केसेस हो सकते हैं व्हाइट ब्लैक या फिर हो सकते हैं ब्लैक व्हाइट, ठीक है, पहली व्हाइट दूसरी ब्लैक या दूसरी ब्लैक पहली व्हाइट, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। सो उस हिसाब से हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब बी बैग से व्हाइट बॉल निकलेगी तो एक व्हाइट बॉल और चली गई, पहले 3 थी अब कितनी हो गई 4, सो 4/10 आ गया। ये जो टोटल प्रोबेबिलिटीज निकली हैं इनको ऐड कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी पे भी वीडियो बने तो नीचे कमेंट में डालिए। इसके बाद अगेन फिर से ऑप्शनल, जो ऑप्शनल क्वेश्चन है इसमें जो ऑप्शनल है वो फिर से क्या है, अगेन प्रोबेबिलिटी के ही फॉर्म में है। सो देख कह रहा है एक अल्फाबेट है, उसमें एक लेटर दिया हुआ है, उसमें कुछ अल्फाबेट्स जो है 4 कॉन्सोनेंट्स हैं और 6 वॉवल्स हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है देख लेते हैं, अगेन क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। देखिए क्या कह रहा है a word consists of 10 different alphabets in which there are 4 consonants and 6 vowels. 4 alphabets are chosen at random. What is the probability that more than one vowel is selected? कह रहा है एक वर्ड है जिसमें 4 कॉन्सोनेंट्स हैं 6 वॉवल्स हैं और 4 अल्फाबेट्स चूज किए जा रहे हैं रैंडमली, क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट मोर देन वन वॉवल इज सेलेक्टेड, एक से ज्यादा वॉवल होना चाहिए। तो टोटल वॉवल्स कितने अपने पास 6 और कितने अल्फाबेट्स हम लोग यूज कर रहे हैं 4, तो एक से ज्यादा वॉवल मतलब या तो 2 वॉवल्स हो सकते हैं या 3 वॉवल्स हो सकते हैं या चारों के चारों वॉवल्स हो सकते हैं। तो हमको यहाँ पे 3 केसेस बनाने पड़ेंगे, आइदर 2, 3 और 4। तो हमको अगेन यहाँ पे केस के फॉर्म में ही बनाना है। सो इससे ऊपर वाला जो था वो भी केस के फॉर्म में था, ये वाला भी केस के फॉर्म में आएगा। तो केस 1 क्या लिया कि 2 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किए, केस 2 लिया 3 वॉवल्स और 1 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किया, और केस 3 लिया कि चारों के चारों वॉवल्स सेलेक्ट किए। अब देखिए यहाँ पे केस फर्स्ट, तो हमने कितने वॉवल सेलेक्ट किए 2, कितने में से 6 में से, तो 6 में से 2 अगर वॉवल सेलेक्ट करने तो कितने तरीके हो सकते हैं 6C2 इंटू, और जो कॉन्सोनेंट थे वो थे 4 में से कितने सेलेक्ट किए 4C2 टोटल अपॉन 10C4। अगेन हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाया, कॉम्बिनेशन नहीं आता तो देसी तरीका लगा सकते हैं, ठीक है।
सेकेंड, 3 वॉवल्स और एक कॉन्सोनेंट, सो 3 वॉवल्स 6 में से 3 सेलेक्ट किए 6C3 वेज में, और 4 में से एक को सेलेक्ट किया 4C1 वेज से, अपॉन टोटल 10C4। अब चारों के चारों वॉवल्स है तो 6 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, सो 6C4 अपॉन 10C4, इनकी वैल्यूज रखी, ऐड किया, आंसर आ गया 37/42। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, ये सारे 6 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एक मैट्रिक्स दी हुई है, कुछ इक्वेशंस दी हुई थी, उन इक्वेशंस को सॉल्व करना था यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए इसको हमने a बता दिया, इसको हमने x बोल दिया और इसको b बोल दिया। अगर x की वैल्यू निकालनी है, दिस विल बी इक्वल टू a इनवर्स b। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड देन मल्टीप्लाई इट विद दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो इसका इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट वाला तरीका यूज करेंगे। इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। सो दिस इज ए इनवर्स का फॉर्मूला, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि डिटर्मिनेंट ए 0 तो नहीं आ रहा। अगर 0 आएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाला, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई यहाँ से -1। सो -1 का मतलब है क्या? -1 का मतलब है कि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने यहाँ पे कोफैक्टर्स निकाल लिए, a11, a12, a13 सारे निकाल लिए। फिर उसके बाद निकालने के बाद इनका क्या कर दिया? इनका ट्रांसपोज कर दिया, तो हमको मिल गया एडजॉइंट ए। इस एडजॉइंट ए को हमने मल्टीप्लाई करा दिया विद द डिटर्मिनेंट वैल्यू -1। तो ये जितने भी साइंस थे ये चेंज हो गए, जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। अब हमने क्या किया? x वॉज इक्वल्स टू a इनवर्स b, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया विद मैट्रिक्स b विच इज 11 -5 -3। तो इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक मैट्रिक्स मिलेगी विच इज 1 2 3। सो फर्स्ट इज गिविंग द वैल्यू ऑफ x एज 1, y एज 2 एंड z एज 3। ठीक है, ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसका और ऑप्शनल वाला पार्ट देख लीजिए। सो ऑप्शनल वाले पार्ट में भी सेम टू सेम यही था, कुछ भी नहीं करना था, सेम टू सेम था। एक ये मैट्रिक्स दी थी एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, कह रहा है बताइए b की वैल्यू क्या होगी, नहीं a की वैल्यू क्या है। अच्छा ठीक है, एक कह रहा है a टाइम्स दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए क्या होगी। ठीक है, तो हमने इसको ले लिया लेट से b के बराबर और इसको ले लिया लेट से c के बराबर। तो हमको दिया है a इंटू बी इज इक्वल टू c, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? b को इधर ले जाइए तो b इनवर्स c आ जाए। ठीक है, सो बेसिकली हमको क्या निकालना है? इसका इनवर्स निकालना है और उसको c से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया। सो b का जब हमने b का इनवर्स निकाल के c से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या गलती की है, मैं खुद ही बता रहा हूँ, ये मैंने गलती की है। b इनवर्स को c से मल्टीप्लाई करना था तो इसका इनवर्स निकालना था, मैंने इसका इनवर्स नहीं निकाला है। मैंने क्या कर दिया? मैंने डायरेक्टली b को एज इट इज रख दिया, उसको c से मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये आंसर गलत आ रहा है। ये वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शनल वाला पार्ट है ये आप अपने आप कीजिएगा। जो भी आंसर आया उसको नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि बच्चों की हेल्प हो जाए जिन्होंने नहीं किया है, जिनको नहीं आ रहा है। सो सबसे पहले इसका इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स वैसे ही निकालेंगे जैसे मैंने अभी बताया, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए करके इसका इन्वर्स निकाल के इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर वही आ जाएगा। मतलब यहाँ से देखिए, समझिए कि इन्वर्स निकालने का क्वेश्चन आएगा ही आएगा यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है इंटीग्रेट tan इनवर्स अंडर रूट एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए बाई पार्ट्स लगेगा। इसके लिए अपने क्या करना है? इसको लिख सकते हैं एज 1 इंटू टैन इनवर्स रूट एक्स। तो 1 इंटू टैन इनवर्स रूट एक्स में टैन इनवर्स एक इन्वर्टेबल इनवर्स फंक्शन है, तो इसको ये फर्स्ट हो गया और ये जो हमारा 1 है वो सेकंड फंक्शन हो गया। बाई पार्ट्स लगाना है। ठीक है, तो पहले को रोका इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सॉरी फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसका tan इनवर्स अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, तो बाई पार्ट्स लगाया बेसिकली यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से आ गया -1 एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स से यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे भी अंडर रूट एक्स आ जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट एक्स 1 प्लस एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे? मैंने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के लिए अंडर रूट एक्स को t के बराबर ले लिया, सब्सटीट्यूशन। तो अगर ये t के बराबर है यानी t स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो t स्क्वायर विल बी इक्वल टू x। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया, सो रूट एक्स हो जाएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालिए तो ये आ जाएगा 2 रूट एक्स डी टी। अब रूट एक्स किसके बराबर था? t के, तो इसको लिख सकते हैं 2t dt। ठीक है, तो dx की जगह लिख दिया 2t dt। सो इस dx की जगह लिख सकते हैं 2t dt और
ये जो रूट एक्स है ये किसके बराबर था, ये टी था, तो ये हो जाएगा टी इंटू टी, टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा नीचे अपॉन 1 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर के बराबर। तो देखिए ये आ गया यहाँ से टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब क्योंकि नीचे की जो पावर है और ऊपर की जो पावर है वो इक्वल है, यानी ये मिक्स फ्रैक्शन वाला पार्ट बन गया, तो हमको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करके q प्लस आर बाय डी के फॉर्म में ब्रेक करना है। तो इसको हमने ब्रेक कर लिया q प्लस आर बाय डी के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हमने अलग से निकाल लिया यहाँ पे। सो दिस कैन बी रिटन एज, या फिर क्या करो +1 -1 कर लो, या फिर डिवाइड करके देख लो, जो आपको इजी लगे। तो मैंने +1 -1 करके इसको सॉल्व कर लिया है। सो दिस विल बी 1/1 dt, ठीक है, माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स t, और t की वैल्यू थी √x। तो यहाँ पे सारा हमने tan इनवर्स t को रूट किया, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। डायरेक्टली सारा आंसर आ गया। मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, 1 घंटे से बोले जा रहा हूँ। चलिए कोशिश करूंगा ये सेक्शन ए पूरा इसी वीडियो में कर लूँ, और सेक्शन बी सेक्शन सी अलग वीडियो में दूंगा, ठीक है। नाउ अगेन लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन कैसे करना है, क्वेश्चन था -π/2 से π/2 cos x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x dx, ये ऑप्शनल वाला क्वेश्चन था, इसको इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेट करने के लिए अगेन -π/2 से π/2 हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगानी है a प्लस बी माइनस एक्स वाली, ठीक है, यानी -π/2 प्लस π/2 प्लस एक्स। तो -π/2 प्लस π/2 करोगे तो 0 आ जाएगा, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, -x के बराबर ही आ जाएगा। सो हो गया cos -x 1 प्लस ई की पावर -x dx, ठीक है। सो दिस इज cos माइनस थीटा इज cos थीटा, सो cos x 1 प्लस ई की पावर -x, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखिए इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू -π/2 से दिस प्लस दिस। अब देखिए इसमें क्या किया, यहाँ पे क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर था ना, ये था e की पावर -x, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन e की पावर x। सो ये जो e की पावर x है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया, और नीचे आ गया 1 प्लस ई की पावर x। तो ऐसा करने से जो दोनों नीचे के डिनोमिनेटर्स हैं वो इक्वल हो गए, तो एलसीएम लेने में कोई झाम नहीं है। सो ये हो गया 1 प्लस ई की पावर x, ये हो गया cos x प्लस cos e की पावर x। तो अगर यहाँ से cos x कॉमन ले लें तो आ जाएगा e की पावर x प्लस 1, नीचे भी था e की पावर x प्लस 1, गेट्स कैंसल्ड आउट, cos x का इंटीग्रेशन